सो हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम हमारे स्टोरी का जो हमारा अपना अपना भाग्य नाम का जो चैप्टर है, हम उसको आज स्टडी करने जा रहे हैं। अब ये जो चैप्टर है, मतलब ये जो स्टोरी है, इसे लिखा है जैनेंद्र जी ने। और ये हमारे वर्तमान समाज में फैला हुआ जो कि एक बहुत ख़राब सा चीज़ है, जो कि अभी भी हमारे समाज में है। ये उस चीज़ को दिखाता है, और वो है गरीबी के तरफ आंख बंद कर लेना। हम ये तो जानते हैं कि हमारे देश में गरीबी जो है वो अभी भी है, भूखमरी भी है। लेकिन इन भूखमरी और गरीबी से भी ज़्यादा जो बात दिक्कत हमारे लिए है, वो ये है कि लोग इसके तरफ कुछ करते नहीं हैं। लोग कहते तो हैं कि हम गरीबों की सेवा करेंगे, हम गरीबों के लिए अच्छा काम करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली जब ज़ीरो लेवल पे इसको करने की बात आती है तो ये चीज़ उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता है। तो ये जो स्टोरी है ये भी कुछ उसी को ले करके है। और इस स्टोरी को समझाने से पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है, इस स्टोरी को मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये स्टोरी आपके जितने भी बाकी के स्टोरीज़ हैं उसमें से सबसे ईजीएस्ट स्टोरी है। ये दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट स्टोरी जो कि आपके इसमें है। एंड ये जो इसको जिस तरीके से लिखा गया है, अगर मैं इसमें हर एक लाइन को एक्सप्लेन करने जाऊं तो वो पॉसिबल, मतलब वो मैं कर तो सकता हूँ, लेकिन फिर आप बोलेंगे कि सर आप क्या फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो। ओके, सो ये जो स्टोरी है इसको अगर आप खुद एक बार रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब मैं तो इसको रीड तो करूँगा ही, लेकिन हर एक लाइन को इसमें एक्सप्लेन मैं नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इसमें जो मेन पॉइंट्स हैं जो कि आप एग्ज़ाम में आपको पूछा जाएगा, तो उन मेन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो वही बहुत इसके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ओके, दैट इज़ मोर देन इनफ। ठीक है, तो इस कहानी को बताने से पहले मैं आपको इसका एक छोटा सा समरी जो है वो पहले ही दे देता हूँ, क्योंकि जब पहले उसका समरी समझ लेते हैं, बाद में स्टोरी को समझने जाते हैं, तो उसमें आसानी रहती है। तो ये जो स्टोरी है, ये पहली बात फर्स्ट पर्सन के रूप में लिखी गई है, मतलब जिसने इसे लिखा है वह खुद अपने मुंह वो अपने स्टोरी के बारे में बता रहा है। इसे फर्स्ट पर्सन स्पीच में लिखा गया है कि जो इसे लिखता है वही अपने बारे में यहाँ पे बताता है। ठीक है, तो ये जो स्टोरी है ये बेसिकली लेखक ने अपने बारे में ही लिखी हुई है, जहाँ पे वो अपने दोस्त के साथ एक बार नैनीताल घूमने जाते हैं और वहाँ पे उन्हें एक बहुत ही गरीब सा बच्चा मिलता है, जो कि इतना गरीब था कि मतलब उसे, मतलब ये अगर कहा जाए तो कोई गरीब भी उतना गरीब नहीं होगा जितना वह बच्चा था। मतलब गरीबी से भी अगर नीचे कुछ होगा तो उस बच्चे में वो था। तो उस बच्चे को देखकर जो लेखक के दोस्त होते हैं उनको बहुत दया आ जाती है उस पर, लेकिन वह उसकी मदद करना चाहते थे, लेकिन वह उस टाइम में उसकी मदद नहीं कर पाते हैं, या फिर अगर कहा जाए तो नहीं करते भी हैं। थोड़ा सा जो केयरलेसनेस है वो उनके तरफ से भी होता है। अब इन्हीं सब की वजह से होता क्या है कि वह जो लड़का था वह मर जाता है। तो ये इसका मेन कहानी है। अब मैं इसको रीड करने वाला हूँ, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन इसमें कर पाना, मतलब करना जरूरी नहीं है। ओके, सो बहुत कुछ निरुद्देश्य घूम चूकने पर हम सड़क के किनारे बेंच पर बैठ गए। नैनीताल की संध्या धीरे धीरे उतर रही थी। रुई के रेशे से भाप से बादल हमारे सिरों को छू छू कर बेरोक घूम रहे थे। हल्के प्रकाश और अंधियारे से रंग कर कभी वह नीले दिखते, कभी सफ़ेद, और फिर ज़रा अरुण पड़ जाते, जैसे हमारे साथ खेलना चाह रहे हों।
तो यहाँ पे जो लेखक हैं उन्होंने उस सीन के बारे में बताया है जब वह और अपने दोस्त घूमने जाते हैं नैनीताल, और नैनीताल में घूम लेने के बाद वह शाम को जब रास्ते से टहल रहे होते हैं, तो नैनीताल क्योंकि बहुत सुंदर जगह है, तो उस सुंदरता को वो लोग देखने के लिए वहाँ पे बैठकर उस सुंदरता को देखने लग जाते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है। फिर 5-10-15 मिनट हो गए, मित्र के उठने का कोई इरादा ना मालूम हुआ। मैंने झुंझला कर कहा, चलिए भी। अरे ज़रा बैठो। हाथ पकड़कर ज़रा बैठने के लिए जब ज़ोर से बैठा लिया तो और चारा ना रहा। सनक से छुटकारा पाना आसान ना था और ज़रा बैठना भी ज़रा ना था। अब जब वो दोनों वहाँ पे बैठकर जो नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठा रहे थे, तो लेखक का मन हो रहा था कि वह वहाँ से जाएं, लेकिन उनके दोस्त जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही नेचर में खोए हुए थे, तो उनको जाने का मन नहीं था। तो वो उनसे कहते तो हैं कि चलिए, लेकिन वह कहते हैं अरे बैठो, ज़रा बैठो, मतलब वो बार बार टाल देते हैं, उन्हें वहाँ से जाने का मन नहीं रहता है। तो उसी पर वो कहते हैं कि जब वो उनका हाथ पकड़कर ज़ोर से नीचे बिठा देते हैं तो उनके पास और कोई चारा भी नहीं रह जाता है। तो सनक से छुटकारा पाना आसान ना था और ज़रा बैठना भी ज़रा ना था। मतलब यह जो पागलपन था, मतलब यहाँ पे जो वो जो कंटिन्यूसली उस ठंड का मौसम था वो भी नैनीताल में, तो ठंड के मौसम में नैनीताल में इतने देर बाहर में बैठना एक पागलपन जैसा ही है। तो उनका यह जो पागलपन था उससे ना ही लेखक को छुटकारा मिल पा रहा था, और वह जो कह रहे थे कि बार बार कि ज़रा सा बैठ जाओ, ज़रा सा बैठ जाओ, तो ये ज़रा भी ज़रा ना था। मतलब वो जो थोड़ा थोड़ा कहकर बहुत समय तक बैठ गए। चुपचाप बैठे तंग हो रहा था, कूर रहा था कि मित्र अचानक बोले, देखो वह क्या है। और जब वो दोनों बैठकर वहाँ, मतलब उनके जो दोस्त हैं वो तो नज़ारों को एंजॉय कर रहे थे, लेकिन जो हमारे लेखक हैं वह यहाँ पे बैठे वो बोर हो रहे थे। तो तभी उनके जो दोस्त हैं वो कहते हैं, देखो वह क्या है। मैंने देखा कि कोहरे की सफ़ेदी में कुछ ही हाथ दूर से काली सी मूर्ति हमारी तरफ आ रही है। मैंने कहा, होगा कोई? अब वो वहाँ से ये देखते हैं कि बहुत दूर से धुंध छाया हुआ है, और धुंध में जैसे कोई अगर आता है तो हमें वो साफ तरीके से दिखाई नहीं देता, ऊपर से शाम हो चुका था। तो वहाँ पे वो यह देखते हैं कि उस धुंध में एक काली सी परछाई उनकी ओर आ रही है। तो फिर वो उसे टाल कर कहते हैं, होगा कोई? 3 गज की दूरी से दिख पड़ा एक लड़का सिर के बड़े बड़े बाल खुजलाता चला आ रहा था, नंगे पैर नंगे सिर, एक मौली सी कमीज लटकाए है। और जब वो लड़का और पास, मतलब बेसिकली वो एक लड़का ही था, एक गरीब लड़का जिसे हम लोग स्ट्रीट अर्चिन कहते हैं। तो मतलब जो रास्ते पे ही रहते हैं, रास्ते पे ही गरीबों की तरह रह रहकर वो जैसे तैसे करके अपना 2 वक्त का खाना ले करके जैसे तैसे वो लोग जीते हैं। तो वहीं पे जब वो उसे देखते हैं तो बाद में उन्हें पता चल जाता है कि एक बहुत ही गरीब सा लड़का अपने सर के बाल खुजलाता हुआ नंगे पैर, मतलब उसकी वेशभूषा बहुत ख़राब थी, उसको देख ही के लग रहा था कि यह बहुत गरीब है, इसकी हालत बहुत ख़राब है। पैर उसके ना जाने कहाँ फर रहे थे और वह ना जाने कहाँ जा रहा था, कहाँ जाना चाहता था, न दायां था न बायां था। पास की चुंगी की लालटेन के छोटे से प्रकाश वृत्त में देखा, कोई 10-12 बरस का लड़का होगा, गोरे रंग का है, पैर मैल से काला पड़ गया है, आंखें अच्छी बड़ी पर सूनी है, माथा जैसे अभी से झुर्रियाँ खा गया है। अब जब वो आ रहा था तो वो जो लड़का है वो ठीक से चल नहीं रहा था, कभी इधर तो कभी उधर, मतलब उसे भी पता नहीं था। जब आदमी नशा में होता है तो वह कैसे चलता है आप जानते ही होंगे, तो वह भी कुछ वैसे ही चल रहा था। उसके पाँव कहाँ फर रहे थे यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, वह कहाँ जा रहा है वह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था, वह दायां जा रहा है या फिर बायां जा रहा है यह भी उसे समझ में नहीं आ रहा था। फिर पास की चुंगी, मतलब
कर वसूल करने के लिए बनाई गई चौकी। मतलब जो टैक्सेस वगैरह जो लिए जाते हैं, बेसिकली आप इसको ये कह सकते हैं, वो जो आप देखते होंगे हाईवे पे जो टोल नाका होता है, उसी के बारे में बोला गया है। तो पास की चुग्गी, मतलब यहाँ पे जाहिर सी बात है अब वहाँ पे टैक्स लेने के लिए तो होगा नहीं, पास में एक छोटा सा हट टाइप का कुछ था, एक झोपड़ा टाइप का था, तो उसमें लालटेन जल रहा था। तो वह जब उनकी तरफ आ रहा था तो वही लालटेन की रोशनी जब उस लड़के पे पड़ी तो वह उन्हें यह दिखाई दिया कि यह कोई 10-12 साल का कोई लड़का होगा, गोरे रंग का है, उसके पैर इतने मैले हैं कि मैल के कारण वह काला पड़ गया है, आंखें ठीक है लेकिन सूनी आंखें हैं, और माथा जैसे अभी से झुर्री खा गया है। तो यह उसका जो वेशभूषा है उसके बारे में बोला गया है। ठीक है, वह हमें ना देख पाया, वह जैसे कुछ भी ना देख रहा था, न नीचे की धरती, न ऊपर चारों ओर फैला हुआ कोहरा, न सामने का तालाब और न एकाकी दुनिया। वह बस अपने निकट वर्तमान को देख रहा था। और वो जो लड़का था वो बहुत दुखी था किसी चीज़ को लेकर। तो वह कहाँ जा रहा था वह भी उसे पता नहीं था, उसके पैर कहाँ फर रहे थे, वह क्या कर रहा था। मतलब सिंपली कहा जाए तो वह नशे में ही था। मतलब एक्चुअली में उसने नशा नहीं किया था, लेकिन उसके चाल भाव से ऐसा ही लग रहा था जैसे कुछ नशा उसने किया हुआ है। और वह इन दोनों को नहीं देख पाता है। मतलब ये दोनों तो सड़क के किनारे बेंच पे बैठे हुए थे और वो लड़का सड़क के ऊपर से साइड से करते करते निकल जाता है। ओके, अब यहाँ से जो अगले 3 पेजेस हैं, यहाँ पे कुछ समझाने लायक नहीं है। ये बेसिकली एक कन्वर्सेशन है जहाँ पे मैं सिर्फ रीडिंग करूँगा एंड आपको वो समझ में आ जाएगा। अब जब वो लड़का थोड़ा दूर निकल जाता है तो उसी पे जो उनके मित्र हैं वो आवाज़ देते हैं, ए। उसने अपनी सूनी आंखें फाड़ दी। वह उनकी ओर देखता है। दुनिया सो गई, तू ही क्यों घूम रहा है? वो उनसे कहते हैं कि अब तो सब सो गए, मतलब अब तो सबके सोने का समय हो गया, तो तू क्यों घूम रहा है? बालक मूक फिर भी बोलता हुआ सा चेहरा लेकर खड़ा रहा। अब बालक शांत चुप हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई रीज़न था नहीं। मतलब जो ना समझ नहीं, मतलब इसको लॉ के लैंग्वेज में कहा जाता है इनसेन, जो कि थोड़ा पागल टाइप का होता है। तो उसको आप कुछ भी बोलेंगे उसको समझ में नहीं आएगा। तो वही वो बच्चा को जब वो पूछ रहे थे तो उसे कुछ समझ में नहीं आया। कहाँ सोएगा? यहीं कहीं। कल कहाँ सोया था? दुकान पर। आज वहाँ क्यों नहीं? नौकरी से हटा दिया। क्या नौकरी थी? सब काम, 1 रुपया और झूठा खाना। फिर नौकरी करेगा? हाँ। बाहर चलेगा? हाँ। आज क्या खाना खाया? कुछ नहीं। अब खाना मिलेगा? नहीं मिलेगा। यूं ही सो जाएगा? हाँ। कहाँ? यहीं कहीं, इन्हीं कपड़ों में। बालक फिर आंखों से बोलकर मुंह खड़ा रहा, आंखें मानो बोलती थी, यह भी कैसा मूर्ख प्रश्न है। अब यहाँ पर उनके जो दोस्त रहते हैं वो तरह तरह के उससे सवाल करते हैं कि अभी तो सोएगा कहाँ पर, कल कहाँ सोया था। वो कहता है कि कल मैं दुकान पे सोया था, तो आज वहाँ क्यों नहीं सोया है? तो वो कहता है कि मुझे नौकरी से निकाल दिया। मेरा नौकरी ये था कि 1 रुपये का वहाँ पे सैलरी था और दिन भर मुझे खटाया जाता था और झूठा खाना जो दुकान में बच जाता था, मतलब एक होटल टाइप का में वो काम करता था, तो जो भी झूठा खाना बच जाता था वो उसे मिल जाता था। तो उसकी नौकरी चली गई थी। फिर वो उनसे पूछते हैं कि फिर नौकरी करेगा? तो वो कहता है हाँ। फिर जब वो उनसे पूछते हैं कि खाना वाना खाया? तो वो कहता है कुछ नहीं खाया है। और अब क्या खाना तुझे मिल पाएगा? तो वो कहता है नहीं, अभी कहाँ से खाना मिलेगा? तो कहता है तो तुम क्या बिना खाए ही सो जाओगे? तो वो कहता है हाँ। वो पूछते हैं कि कहाँ सोओगे? तो कहते हैं यहीं कहीं सो जाऊँगा और इन्हीं कपड़ों में सो जाओगे। तो यहाँ पे वो लड़का इस बात को देखकर कह देता है इन्हीं कपड़ों में का क्या मतलब? सोने के भी कोई अलग कपड़े होते हैं क्या? तो उसी पे मतलब यहाँ पे इसका जो ये है, जो इसका जो टाइटल है वो क्या कहता है? अपना अपना भाग्य। मतलब किसी का भाग्य में बहुत कुछ होता है तो किसी के भाग्य में बहुत
कम होता है। जो लेखक के दोस्त थे उनके भाग्य में था कि वह दिन भर के लिए अलग कपड़ा पहनते थे और सोने के लिए उनके पास नाइट ड्रेस था। लेकिन इस बालक को तो उसके पास तो नॉर्मल कपड़े ही नहीं थे, तो सोने का अलग से कपड़ा कहाँ से आएगा। तो उसी पे वो पूछता है कि भाई क्या मूर्ख जैसा सवाल पूछ रहा है, मेरे पास ऐसे कपड़े हैं नहीं कि मैं पहनूंगा, और सोने के लिए तू अलग से कपड़े बोल रहा है पहनने को। माँ बाप हैं? हाँ। कहाँ? 15 कोस दूर गांव में। तू भाग आया? हाँ। क्यों? मेरे कई भाई बहन हैं, सो भाग आया। वहाँ काम नहीं, रोटी नहीं, बाप भूखा रहता है और माँ भूखी रहती थी, रोती थी, सो भाग आया। एक साथी और था, उसी गांव का था, मुझसे बड़ा, दोनों साथ यहाँ आए, वह अब नहीं है। अब लेखक के दोस्त पूछते हैं कि तेरे माँ बाप हैं? तो कहता है हाँ। तो कहाँ है तेरे माँ बाप? तो कहता है यही 15 कोस दूर गांव में रहते हैं। तो अब वो समझ जाते हैं कि अगर ये इसके माँ बाप गांव में हैं तो जाहिर सी बात है ये शहर में भाग के आया था। तो वो उनसे पूछते हैं कि तू भाग के क्यों आया? तो वो कहता है कि मेरे बहुत सारे भाई बहन थे, इसलिए भाग आया। क्योंकि जब बहुत सारे बच्चे होते हैं तो किसी भी बच्चे का लालन पालन ठीक से नहीं हो पाता है, तो इसीलिए उसे वहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा था, उसके माँ बाप भी भूखे रहते थे, तो वो वहाँ से भाग आया था। मतलब उसका परिवार रहने लायक था ही नहीं। और उसके साथ और भी एक साथी था जो कि उसके साथ आया था, लेकिन अब वह नहीं है। कहाँ गया? मर गया। बस जरा सी उम्र में ही इसकी मौत से पहचान हो गई। मुझे अचरज हुआ, पूछा मर गया? अब जब वो उनसे पूछते हैं उसके दोस्त कि तेरा दोस्त कहाँ है, तो वो कहते हैं कि वो तो मर गया। अब इस पे जो लेखक हैं वह भी क्योंकि वहीं पे थे तो वो शॉक्ड हो जाते हैं और वो खुद उससे पूछते हैं मर गया? हाँ, साहब ने मारा, मर गया। अच्छा, हमारे साथ चल। वह साथ चल दिया। लौट कर हम वकील दोस्त के होटल में पहुंचे। अब जब वो उनसे पूछते हैं कि तेरा दोस्त कहाँ है, तो वो कहता है कि वह भी शायद मालिक के यहाँ काम करता था, मतलब वही जगह जहाँ पे वो दोनों काम करते थे, तो उसी पे मार कर उसके जो मालिक है उसने उसे भगा दिया। अब वो उनसे कहता है अच्छा ठीक है हमारे साथ चल, क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी पूछा था कि क्या तू नौकरी करेगा, तो शायद उसे कहीं दूसरी जगह नौकरी पे वो लोग लगाने के लिए ले जा रहे थे। और वह कहाँ पहुँचते हैं? वकील दोस्त के होटल, मतलब वह जहाँ पे रह रहे थे वो होटल शायद उनके वकील दोस्त का था, तो उसी होटल में वो ले जाते हैं। तो वहाँ पे वो कहते हैं वकील साहब होटल के कमरे से उतर कर आए। काश्मीरी धोशाला लपेटे थे, मौजे चढ़े, पैरों में चप्पलें थी, स्वर में हल्की झुंझलाहट थी, कुछ लापरवाही थी। ओ, अब यहाँ पे वो लोग उसे अपने वकील दोस्त के होटल पे ले जाते हैं क्योंकि वहाँ पे शायद उसे कुछ काम मिल सके। तो उस पे वो कहते हैं ओहो, फिर आप कहिए। अब वो जो वकील दोस्त था वो क्योंकि ठंड का मौसम था, आराम से बेड में कंबल के नीचे में लेटा हुआ था। अब जब कोई इसे ठंड के मौसम में डिस्टर्ब करेगा तो वह झुंझलाएगा ही, तो वहीं पे वो झुंझला के नीचे आया था। तो कहता है कि ओहो, फिर आप कहिए। आपको नौकर की ज़रूरत थी ना, देखिए यह लड़का है। अब वो जो उसका दोस्त है वो कहता है कि आपको नौकर चाहिए था ना, लीजिए मैं ये लाया हूँ। कहाँ से लाए? इसे आप जानते हैं? जानता हूँ, यह बेईमान नहीं हो सकता। अजी ये पहाड़ी बड़े शैतान होते हैं, बच्चे बच्चे में अवगुण छिपे रहते हैं। आप भी क्या अजीब हैं, उठा लाए कहीं से। लो जी यह नौकर लो। अब वो कहते हैं कि अरे ये जो बच्चे होते हैं ना पहाड़ी, इसमें हर किसी में अवगुण होता है, आप भी कहीं से उठाकर ले आए, लो ये नौकर ले लो। मानिए तो यह लड़का अच्छा निकलेगा। आप भी जी बस खूब हैं। अहरे गहरे को नौकर बना लिया और अगले दिन वह ना जाने क्या क्या लेकर चंपत हो जाए। तो जब वह मतलब यहाँ पे बेसिकली वह झुंझला गया था, वो जो वकील था, क्योंकि उसे ठंड के मौसम में वो आराम से कंबल के नीचे में सोया हुआ था, तो जब उसे कोई डिस्टर्ब करता है तो वह गुस्सा गया था। तो उसी में वो कहता है कि आप भी बस हैं।
किसी ऐरे गैरे को नौकर बना लिया जाए और अगले ही दिन वह आपका सारा पैसा लेकर चंपत हो जाए। आप मानते ही नहीं, मैं क्या करूं? वो कहते हैं कि आप तो मान ही नहीं रहे कि मैं तो कह रहा हूं ना कि यह वैसा नहीं निकलेगा। माने क्या खाक, आप भी जी मजाक अच्छा करते हैं। अच्छा, अब हम सोने जा रहे हैं। अब यहाँ पे वह उनसे कहते हैं कि आप भी मजाक अच्छा खासा कर लेते हैं। मतलब वहाँ पे जो थोड़ी सी बहस हो गई थी। वो जो दोस्त थे वो चाहते थे कि यहाँ पे वह उसे अपने पास नौकर के रूप में रख ले, लेकिन वह उसे नहीं रखता है और वह 4 रुपया रोज के किराए वाले कमरे में सजी मसहरी पर सोने झटपट चले गए और वह अपने रूम में चले जाते हैं सोने के लिए। बालक कुछ ठहरा में असमंजस में रहा, तब वह प्रेत गति से एक ओर बढ़ा और कोहरे में मिल गया। हम भी होटल की ओर बढ़े। हवा तीखी थी, हमारे कोटों को पार कर बदन में तीर सी लगती थी। अब वो जो लड़का है वो धीरे धीरे वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि उसे पता था कि यहाँ ये जो बड़े बड़े लोग होते हैं ये सिर्फ ऐसे ही सपने दिखाते हैं और कोई गरीबों के लिए कुछ नहीं करता है। तो वह जानता था कि यहाँ पे खड़ा रह के कुछ मिलेगा नहीं, तो वह वहाँ से निकल गया। और ठंड बहुत ज़्यादा थी, तो वो दोनों भी जो थे दोस्त और मतलब लेखक और उनके दोस्त, वो दोनों जो होटल है वहाँ पे चले जाते हैं। सिकुड़ते हुए मित्र ने कहा, भयानक शीत है, उसके पास बहुत कम कपड़े। यह संसार है यार, मैंने स्वार्थ की फिलॉसफी सुनाई। चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो, फिर किसी और की चिंता करना। अब उनके जो दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे। उन्हें उस बालक की फिक्र हो रही थी कि उसके पास तो अच्छे कपड़े भी नहीं हैं। तो वहीं पर कहता है कि उस लेखक कहते हैं यही तो संसार है, यही तो दुनिया है, छोड़ो वो सब, चलो पहले अब बिस्तर में गर्म हो लो और बाद में किसी की चिंता करना। उदास होकर मित्र ने कहा, स्वार्थ जो कहो, लाचारी कहो, निठुराई कहो या बेहयाई। अब वो जो कहते हैं कि स्वार्थ, मतलब वहाँ पे उन्होंने कहा था कि स्वार्थी होता है हर एक आदमी। वह जो वकील था वो स्वार्थी था, इसलिए उसने वहाँ पे उसे नौकरी नहीं दी। लेकिन वो यही कहते हैं कि इसे स्वार्थ भी कह लो तो भी सही, अगर इसे लाचारी कहो तो भी सही, निठुराई कहो मतलब ठुकरा देना तो भी सही, या बेहयाई बेशर्मी कहो तो ही सही। मतलब यह जो आज भावना वहाँ पे दिखाई गई थी कि उस लड़के को नौकरी नहीं दी गई, यह पहली बात तो स्वार्थ की भावना थी, फिर लाचारी की भावना थी, फिर निठुराई की भावना थी और बेहयाई की भावना थी। अब वो जो रात है वो बीत जाती है। दूसरे दिन नैनीताल स्वर्ग के किसी काले गुलाम पशु के दुलार का वह बेटा, वह बालक निश्चित समय पर हमारे होटल डिपाओ में नहीं आया। हम अपनी नैनीताल सैर खुशी खुशी खत्म कर चलने को हुए। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। अब अगले दिन जो है वह लड़का उनके पास नहीं आता है। शायद उन्हें लगा था कि वह रात बिताने के लिए कहीं चला गया होगा, लेकिन अभी वह शायद नौकरी की तलाश में आए, लेकिन ऐसा नहीं होता है और वो लोग उसे खोजने भी नहीं जाते हैं। मोटर में सवार होते ही यह समाचार मिला, पिछली रात एक पहाड़ी बालक सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। और जब वो लोग शायद वहाँ से निकल रहे थे नैनीताल छोड़कर, अब जब वो अपने घर जा रहे थे, तो उसी पे उन्हें वहाँ पे यह समाचार मिलता है कि कल रात को एक पहाड़ी बच्चा वहाँ पे सड़क के किनारे पेड़ के नीचे ठिठुर कर मर गया। मरने के लिए उसे वही जगह, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्रों की कमीज मिली, और मरते वक्त भी उसके पास बेसिक कुछ नहीं था। वही जगह था, वही 10 बरस की उम्र और वही काले चित्र के कपड़े। मतलब वो अपने साथ अंतिम बार जो उसके साथ कुछ था तो वो उसके साथ बस यही था। आदमियों की दुनिया ने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था, और यह जो दुनिया थी उसने बस यही उपहार उसके पास छोड़ा था कि हम आपको बस यही दे सके। पर बतलाने वालों ने बताया कि गरीब के मुंह पर, छाती, मुट्ठियों और पैरों पर बर्फ की हल्की सी चादर चिपक गई थी, मानो
दुनिया की बेहयाई ढकने के लिए प्रकृति ने शव के लिए सफ़ेद और ठंडे कफन का प्रबंध कर दिया था। अब यहाँ पे और एक बात यहाँ पे बोली गई है कि वह जो लड़का था उसके जो मेन अंग होते हैं, मतलब लगभग में उसकी पूरी बॉडी के ऊपर में एक बर्फ़ की परत जम गई थी, स्नोफॉल हुआ था। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि उसके मृत देह को कोई ये ना कह सके कि इस दुनिया ने उस पर कितने जुल्म किए हैं, इसीलिए कुदरत ने ही उसका कफन बना दिया था। कुदरत ने ही उसके शरीर के ऊपर में एक कवर लगा दिया था, क्योंकि जब कोई मर जाता है तो मर जाने के बाद भी उसके शरीर के ऊपर में जो कपड़ा होता है वो एक ना एक कपड़ा रहता ही है, लेकिन उसके केस में ये भी नहीं पॉसिबल था, तो कुदरत ने ही अपना एक कपड़ा उसके शरीर पे दे दिया। ओके, तो ये तो हमारा स्टोरी। अब इस स्टोरी का अगर डेप्थ में हम लोग जाएं तो ये जो स्टोरी है, सबसे पहले इसका ये है अपना अपना भाग्य, मतलब हर किसी का अपना भाग्य होता है। किसी का भाग्य बहुत अच्छा होता है तो किसी का भाग्य बहुत खराब होता है। ठीक है, तो इस कहानी का अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो इस कहानी का जो मेन चीज़ है, मेन जो अपना अपना भाग्य का थीम है, वह हमें यहीं से समझ में आता है। ठीक है, यहाँ से जब वह वार्तालाप शुरू होता है तो यहाँ से हमें समझ में आता है कि इसमें अपना अपना भाग्य क्या होता है। और ख़ास कर इस प्रश्न में कि जब लेखक के दोस्त उनसे पूछते हैं कि इन्हीं कपड़ों में, तो यह पहला इंस्टेंस है जहाँ पे हमें यह समझ में आता है कि भाग्य किस चीज़ को बोलते हैं। एक वो लोग थे जिनके पास सोने के लिए अलग कपड़े थे, लेकिन वहीं एक दूसरा बालक था जिसके पास नॉर्मल पहनने का भी कपड़ा नहीं था। तो उन सभी का भाग्य यह था कि उनके पास सोने के अलग कपड़े थे और उसके पास वह भी नहीं था। ठीक है, फिर इसके बाद जो दूसरा यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है वह यहाँ पे है कि यहाँ पे जब वकील साहब जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो उनका जो यहाँ पे वेशभूषा के बारे में बोला गया है कि उन्होंने अपने ऊपर में एक कश्मीरी शॉल लपेट रखी थी, फिर उनके पाँव में मोजे थे और पैरों में चप्पल थी। तो ये एक आयरनी है, ये एक पूरा कंपैरिजन दिखाता है उस लड़के के हालत में कि उस लड़के के पास तो ठीक से कपड़े तक नहीं थे, तो शॉल की बात तो छोड़ ही दीजिए। फिर उस लड़के के का पाँव जो था वो मैल से काला हो चुका था, मतलब उसने इतने दिनों से चप्पल नहीं पहनी थी कि उसके पाँव काले पड़ चुके थे मिट्टी के दाग से। लेकिन वहीं उल्टे में वकील साहब के पाँव में चप्पल भी थी और मोजे भी उन्होंने पहन रखे थे। ठीक है, फिर इसके बाद जो नेक्स्ट वाला हमें दिखाई देता है वह यह है कि जब वह दोनों सोने के लिए जाते हैं तो भी यहाँ पे वह कहते हैं कि ये जो है, चलो पहले बिस्तर में गर्म हो लो फिर किसी और की चिंता करना। मतलब उन दोनों का भाग्य इतना अच्छा था कि दूसरों की चिंता करने से पहले उन दोनों के लिए गर्म हो जाना ज़्यादा ज़रूरी था। गर्म हो जाना ज़्यादा ज़रूरी था उन सभी के लिए, ये भी उन दोनों का भाव दिखाता है। फिर जो दूसरा वाला है वह है, फिर जो लास्ट वाला है वो यही है कि वहाँ पे उल्टा साइड में जहाँ पे कुछ लोग अपने होटल के कमरे में मच्छरदानी लगी हुई, बिस्तर में कंबल के नीचे में शॉल ओढ़कर, चप्पल में मोजे के साथ पहनकर, ये सब कुछ पहनकर अपने होटल के कमरों में गर्म थे, वहीं उस बालक के पास कुछ भी नहीं था। उसकी ऐसी हालत थी कि कुदरत ने ही इस दुनिया की बेहयाई उसको छिपाने के लिए उसके ऊपर में एक परत लगा दी थी। तो यही यहाँ पे अपना अपना भाग्य से हमें समझ में आता है कि किसी का भाग तो ऐसा है कि उसके पास सोने के अलग से कपड़े हैं, उसके पास
अगर बात की जाए तो जब ठंड होती है तो वह ठंड में गर्म होने के लिए उसके पास जगह है, लेकिन वहीं कोई दूसरा है जो कि बिल्कुल भी, जिसके पास कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इसका पहला थीम था जो कि अपना अपना भाग्य। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि अपना अपना भाग्य, इसका क्या उचित ये है, शीर्षक है, टाइटल है, तो आप उसमें ये सब दे सकते हैं। फिर और एक चीज़ जो कि इसमें समझाने वाली है बात, वो ये है कि यहाँ पे विवस्था के बारे में भी बोला गया है कि जब हम, मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि केयर तो बहुत करते हैं, मदद करने का कोशिश तो करते हैं, लेकिन अपना 100% उसमें नहीं देते हैं। और वही चीज़ यहाँ पे लेखक के दोस्त और लेखक ने की थी कि वो लोग अगर चाहते तो उस लड़के को अपने साथ होटल रूम में रख सकते थे, लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। और यहाँ तक कि उनके दोस्त ने भी बाद में जाकर इस चीज़ के ऊपर में अपने, मतलब बाद में भी कोशिश नहीं की कि पूरी रात भर में ही, अगर आधी रात में भी उसे ले आकर अगर गर्म कर देते तो शायद वो बच्चा जिंदा रहता। तो यहाँ पे एक लापरवाही यहाँ पे भी दिखाई देती है। फिर ये है कि जब अगले दिन वह लड़का नहीं आता है तो ये दोनों उसे, मतलब उसकी याद तो करते हैं लेकिन उसे खोजने के बारे में सोचते भी नहीं है। उस लड़के की आस लगाए बैठे रहने की ज़रूरत हमने ना समझी। तो यहाँ पे सिर्फ हम ये नहीं देखते हैं कि गरीबी है, बल्कि ये भी देखते हैं कि अगर गरीबी को मिटाने के लिए भी कोई जाता है तो वो भी अपना 100% नहीं दे रहा है। इन दोनों ने भी सिर्फ एक कंसर्न दिखाया, लेकिन अपना 100% इन लोगों ने भी नहीं दिया यहाँ पे। फिर जो है वो ये है कि इनटॉलरेंस, मतलब लोग गरीबों के प्रति जो लोगों का दुर्व्यवहार है वो भी यहाँ पे दिखाई देता है कि जब वकील साहब आए थे तो उन्हें इस बात की ज़रा भी, इस चीज़ को लेकर उन्हें दुख नहीं था कि उनके यहाँ पे एक गरीब बच्चा आया है, बल्कि उन्हें तो अपने जो कंफर्ट जोन से उन्हें बाहर निकाला गया था, उन्हें उस चीज़ के ऊपर में ज़्यादा झुंझलाहट थी। तो इस कहानी में बेसिकली 3 चीज़ें हैं। पहली बात, इसमें हर किसी के भाग्य को मेन थीम है इसका, कि किसी का भाग्य बहुत अच्छा है तो किसी के भाग्य में कुछ भी नहीं है। फिर जो दूसरा है वो है लापरवाही, कि ऑल्दो लेखक और उनके दोस्त मिलकर अच्छा खासा कंसर्न दिखाते तो हैं, लेकिन वो लोग भी एक समय के बाद चलकर लापरवाह हो जाते हैं। थोड़ी देर के लिए जोश जग जाता है और फिर जोश ठंडा हो जाता है। और जो तीसरा है वो है कि गरीबी के प्रति एक इंटॉलरेंस तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन गरीबी के प्रति एक शोषण, एक अब्यूज़, ये भी यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जब वकील साहब नीचे आए तो उनका जो रवैया था वह यहाँ पे क्लियरली हमें यह चीज़ दिखाता है। ओके, सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि इस स्टोरी को अगर वैसे पढ़ा जाए तो इस स्टोरी में इसको समझना कुछ खास मुश्किल नहीं है। इसका लिटरल मीनिंग उतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जहाँ पे आपको डिफ़िकल्ट हो सकती है वो है इसका जो इनर मीनिंग है। वहाँ से अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है। तो मैंने होप जो पॉइंट्स आपको यहाँ पे बोले हुए हैं वो आप उनको नोट करके रखेंगे। ओके, सो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्व्स, हैव अ वेरी नाइस डे, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स एंड डू स्टे हैप्पी। जय हिंद।